इसमें सिर्फ तुम्हें एक ही चीज पुरानी सुनने को मिलेगी जो होगा मोल, बाकी सब कुछ नया सुनने को मिलेगा। यस मैम। बाकी इसका संबंध किसी और से नहीं है। अब आगे के जितने भी चैप्टर आएंगे उन सबका संबंध इससे होगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए अपने, जिसमें कि पहला था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा था हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक। तो उनमें से सिर्फ एक चीज से इसका संबंध है, जहां मोल लिखा हुआ तुम्हें जाना पहचाना मिलेगा। बाकी कुछ भी इस चैप्टर में ऐसा वाला जाना पहचाना नहीं मिलेगा जो हमने पीछे पढ़ा। हम सिर्फ किस चीज पे बात कर रहे होंगे? इसमें हीट पे बात कर रहे होंगे, एनर्जी पे बात कर रहे होंगे, हीट ट्रांसफर पे बात कर रहे होंगे, एंथैल्पी पे बात कर रहे होंगे, एंट्रोपी पे बात कर रहे होंगे। तो देख सारे के सारे नाम जितने भी आएंगे सब बिल्कुल नए नए आएंगे। और तुम्हारा पहला काम यही है कि नामों को सीखना है। फॉर्मूला सबके सीखने हैं, बट सबसे पहले क्या सीखना है? इन नामों को सीखना है। इन नामों से जब फैमिलियर हो जाओगे, इसमें जो नेम होते हैं स्पॉन्टेनियस टर्म्स सीख जाओगे तो तुम्हें थर्मोडायनामिक्स बहुत सिंपल लगने लगेगा। देखो थर्मोडायनामिक्स में 2 चीजें मिली हुई हैं, एक हमारी थर्मो है, एक क्या है? डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब तुम्हें पता है गति होता है, और थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। मेनली हम किससे लेते हैं? हीट से। और इसका क्या लेते हैं? फ्लो। जिसमें हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? फ्लो ऑफ हीट की स्टडी कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी? थर्मोडायनामिक्स कहलाएगी। तो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या बेटा? हम लोग एक तो कई टाइप की एनर्जीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम कई टाइप की एनर्जीज पढ़ेंगे। एनर्जी का ट्रांसफर पढ़ेंगे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। हीट में पढ़ेंगे एनर्जी किस किस में ट्रांसफर होगी? हीट के रूप में, वर्क के रूप में, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इन सब चीजों के लिए पढ़ेंगे। आ रहा है बेसिक बेसिक चीजें समझ में? कल मैं आ ही नहीं, आज ही। तो लिखो थर्मोडायनामिक्स के नीचे, थर्मोडायनामिक्स टॉपिक डालो, स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। और एक इसके बाद एक नीचे प्रॉपर एक डेफिनेशन लिखो, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with energy change between system and surrounding। The branch of physical chemistry which deals with energy change between system and surrounding during a reaction or a process। reaction or process। देखो यहाँ पे तुम्हें 2 वर्ड मिले। क्या मिले हमें? 2 वर्ड। बेसिक टर्म में हमें जिन्हें पढ़ना है 2 वर्ड मिले हैं, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सराउंडिंग? अब डालो इसका बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हेडिंग डालो नेक्स्ट। बेसिक टर्म ऑफ थर्मो सबसे पहले डालो बेटा
ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स। क्या? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इससे मतलब क्या है? ऐसा पार्ट जिसपे हम रिएक्शन कर रहे होंगे, जिसपे हम क्या कर रहे होंगे, एनर्जी के फ्लो का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। दूसरा डालो सराउंडिंग। रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, remaining part of universe except from the system। लिखो remaining part of universe except from the system is called surrounding। और इसी के नीचे लिखो part of universe, अलग डेफिनेशन है, दोनों आ सकती है। part of universe which is affected by change in system। part of universe which is affected by change in system। अब देखो लिख ली डेफिनेशन। हमारे पास एक पूरा यूनिवर्स है, मतलब ये पूरा कमरा है हमारा, एक यूनिवर्स है, सही। एक ये बॉटल है, ठीक है। इसमें क्या है, एक ऐसी है थर्मल कंडक्टिंग बॉटल है, जिसमें कि अगर मैंने गर्म पानी भरा तो वो गर्म रहेगा, अगर मैंने इसमें ठंडा पानी भरा तो ठंडा रहेगा। अगर मैं इसे खोल दूंगी, ठीक है, तो क्या होने लगा? क्या तो ये थर्मल रहेगी? नहीं रहेगी। हमने खोला और हम देखने लगे इसके पानी के टेम्परेचर पे क्या अंतर होता है। तो ये बोतल जो हमारी होगी वो क्या होगी बेटा? सिस्टम होगी। क्योंकि हमने किसके पानी पे देख रहे हैं? इसके अंदर के पानी पे हम क्या देख रहे हैं? हम इसके अंदर के पानी पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? सिस्टम हो जाएगी। और इसके बाहर का जो भी कुछ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। और टोटल सराउंडिंग और सिस्टम को मिला के बात करी जाएगी, वो क्या हो जाएगा? हमारा यूनिवर्स हो जाएगा। तो यूनिवर्स का मतलब आएगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दोनों को डिफरेंस करने के लिए कुछ होता है, एक बॉल टाइप की होती है बीच का, मतलब कुछ भी होगा कि मान लो किसी भी चीज में अगर मैं पानी भर रही हूँ तो उसमें कोई तो ऐसा स्पेस होगा जो सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट कर रहा है। जो उस चीज को डिफरेंशिएट करता है उसको कहते हैं बाउंड्री। लिखो बाउंड्री। रियल और इमेजिनरी, हाँ, रियल और इमेजिनरी बॉल कोई समस्या है क्या लिखने में लास्ट में? हाँ, समस्या आ रही है? हिंदी इंग्लिश की आ रही है? तो तुम बोलते क्यों नहीं? अगर तुम बोलोगे तो मैं मना थोड़ी ना कर दूंगी जब मैं बोलूंगी। मैं जो हिंदी में बोला करूँ ना उसे खुद लिख लिया करो तुम अपने आप हिंदी में। बट तुम दोनों टाइम खाली बैठे हो, ना इंग्लिश के टाइम पे लिख रहे हो ना हिंदी के टाइम पे लिख रहे हो। लिख रहे हो? हाँ, तो लिखो बाउंड्री। लिखो बाउंड्री या बॉल, रियल या इमेजिनरी, वास्तविक या आभासी। हाँ, बॉल विच सेपरेट सिस्टम और सराउंडिंग, मतलब या तो वास्तविक होगी, आभासी होगी, ऐसी कोई दीवार या फिर छोटी सी परत होगी जो क्या कर रही होगी? सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग कर रही है। और सिस्टम और सराउंडिंग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिस्टम और सराउंडिंग ही पढ़ो, क्योंकि अगर ज्यादा हिंदी के शब्द पढ़ोगे तो फिर इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाओगे।
which separate system and surrounding। तो टोटल अभी तक हमने 3 टर्म पढ़े बेटा, कौन कौन से? सिस्टम पढ़ा जिस पर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। सराउंडिंग पढ़ी, जो क्या हुआ हमारा आसपास का जो भी कुछ बचता है वो क्या बचता है हमारा, सराउंडिंग। दोनों टोटल मिला के अगर पूछा जाएगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स, सही है। और उसको सेपरेट कौन कर रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग को, बाउंड्री। 3 चीजें पढ़ी, समझ में आए। अब आगे बढ़ो, उसके आगे होमोजीनियस सिस्टम, हेडिंग डालो होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम, अब तुम मुझे बताओ, एक तरफ डालो हेट्रोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम। बेटा मुझे होमो और हेट्रो का मतलब बताओ। सेम होता है और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो होमोजीनियस सिस्टम से मतलब हो गया जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगे हमारे दोनों ही वो सेम फेज में होंगे, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। और ऐसा जिसमें कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, वो हमारा क्या होगा, हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो डालो ऑल द स्पीसीज आर इन वन और सेम फेज और स्टेट, species are in one or same phase or state, phase or state is called homogeneous system, is called homogeneous system। तो क्या बोला इसमें कि जितने भी हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या है, सेम फेज में है या सेम स्टेट में है। फेज से मतलब क्या होता है, गैसियस फेज, लिक्विड फेज या फिर सॉलिड फेज। फिर से बोलूं, नहीं मैम दिखेगा सारे। तो उसका क्या है बेटा कि दोनों जो हमने रिएक्टेंट यूज करा और जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या आया, जैसे सॉलिड से सॉलिड ही बन रहा है, तो हमारा क्या होगी वो रिएक्शन, होमोजीनियस होगी। सेम लिख लो, डिफरेंट उसके लिए, हेट्रोजीनियस के लिए सेम लिख लो। सेम से मतलब आर नॉट इन अ सेम फेज, इतना तो खुद ही समझ आते हैं। लिखो ऑल द स्पीसीज आर not in a same phase, not in a same phase। जैसे कि यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट लिए हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं बेटा और प्रोडक्ट क्या होते हैं, पहले मुझे बताओ रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। जिनकी रिएक्शन कराई जा रही होती है वो रिएक्टेंट है, जो बन रहा है वो हमारा प्रोडक्ट है। अब जैसे अमोनिया गैस बनाते हैं तो हम उसमें क्या क्या यूज कर रहे होते हैं, N2 प्लस 3H2O, और उससे हमारा क्या बन जाती है, अमोनिया NH3 क्या होती है, NH4 का मतलब हो जाता है अमोनियम आयन, जब उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है दो बनेंगे। ये दोनों किस फेज में थी बेटा, गैस थी, ये भी गैस थी और ये भी क्या बनती है, गैस। तो ये हमारा कैसा सिस्टम हो गया, होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, अब देखो जो हमने क्या लिखा बेटा, क्या लिखा हमने, हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या था, डिफरेंट फेज, तो मतलब अगर मेरा रिएक्टेंट सॉलिड है तो ये सॉलिड प्लस गैस बनेगा या गैस बनेगा सिर्फ, यस। मतलब एक फेज डिफरेंट जरूर होगी, या तो दोनों भी डिफरेंट हो सकती है या एक भी डिफरेंट हो सकती है। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट का क्या कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो किस में टूटेगा,
पहचान पाओगे होमोजीनियस सिस्टम की है हेट्रोजीनियस सिस्टम की है? किसी को समस्या तो नहीं है? इसे समांगी बोलते हैं और इसे विषमांगी बोलते हैं हिंदी में, जहां तक मुझे याद है। सिस्टम को तो सिस्टम ही कहेंगे, इससे ज्यादा मुझे निकाय, समांगी निकाय और विषमांगी निकाय। बहुत दिनों से हमने हिंदी मीडियम की किताब पढ़ी है तो हमें इतनी हिंदी याद है। अब बेटा हेडिंग नेक्स्ट डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होती है? प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की ऐसी जानकारी जो हमें ये बताती है कि उसमें चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, वही तो उसकी प्रॉपर्टी होती है। कि किसकी विशेषताएं जो बता रहा है वो उसकी क्या है? प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज इसमें हम दो टाइप की ले रहे हैं। एक क्या होती है बेटा हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और एक हमारी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हमारी क्या होती है? मास पे डिपेंड कर रही है, मास या वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। मतलब अगर हम किसी चीज का मास या वॉल्यूम में चेंज करेंगे, क्वांटिटी में चेंज करेंगे, तो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। बट अगर हम मास और वॉल्यूम में चेंज करें और हमारी प्रॉपर्टी चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसे याद कैसे रखना है? देखो इंडिपेंडेंट सुना है, बस यहाँ से याद कर लेना। इनसे का मतलब है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जो मास और वॉल्यूम पर डिपेंड करेंगे वो हमारी क्या कहलाएंगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। लिखो इसे। हाँ, इंडिपेंडेंट लिखो। डिपेंडेंट ऑन मास एंड मैटर is called mass and matter, and matter is called extensive properties. Depends on mass and matter, डिपेंड नहीं करता। ये वर्ड ही दूसरा वो इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव तुमने कहाँ पे पढ़ा? तुमने गलत पढ़ लिया। इंट्रिंसिक नहीं होगा, इंट्रिंसिव होगा। यस मैम। नहीं फिजिक्स में हो सकता है कोई टर्म हो, फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स की थर्मो और केमिस्ट्री की थर्मो में साइंस का डिफरेंस आएगा। तुम लोग ये बहुत ध्यान रखना। हम लोग वर्क के क्वेश्चन जब करेंगे, हीट के क्वेश्चन जब करेंगे, तो हमारा साइंस का नॉमेनक्लेचर और उनका नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग आईयूपीएससी के तहत चलेंगे, उन पे आईयूपीएससी का कोई बर्डन नहीं है। तो इसलिए अभी फिजिक्स वाली थर्मो भूल के बैठो। अगर वो बैठे तो केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन केमिस्ट्री के पार्ट में आया तो उसे केमिस्ट्री के हिसाब से सॉल्व करना है। क्वेश्चन फिजिक्स में आया तो फिजिक्स के हिसाब से सॉल्व करना है। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे में तो एंगल बनता है, इसमें एंगल थर्मो का कहाँ एंगल बनता है? लॉजिक नहीं, ये वर्ग में बोल रहे हैं। अरे यार वर्ग निकालते हैं तो उसमें एंगल नहीं, वो फॉर्मूला ही है। वहाँ डब्ल्यू बराबर पी डी भी आता है, यहाँ पे डब्ल्यू बराबर माइनस पी डी भी आता है। लिख लिया तुमने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। अब देखो, अब एक्सटेंसिव के नीचे लिखो एडिटिव इन नेचर, मतलब एडिशन हो सकता है, एडिटिव इन नेचर।
एडिटिव इन नेचर। हिंदी में लिखो इनका एडिशन हो सकता है इंटेंसिव, नॉन एडिटिव इन नेचर। इनका एडिशन हो सकता है और इनका एडिशन नहीं हो सकता, मतलब योग, इन्हें जोड़ा जा सकता है जब दो चीजें मास पर डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, अगर मैं उसमें क्या करूंगी, कुछ और मास बढ़ा दूंगी तो जोड़ूंगी ना मास, इसीलिए उसमें चेंज आएगा। और अगर यहाँ पे ये मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही तो मैं मास को 4 किलो कर दूं या 2 किलो कर दूं, प्रॉपर्टी सेम रहेगी, तो वो नॉन एडिटिव इन नेचर है। लाइक टेम्परेचर। अब लिखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स लिखो कुछ, पहले बोल रही हूँ एक एक एग्जांपल लिखो। टेम्परेचर नहीं, इंटेंसिव किया बेटा। टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, देखो एक चीज सुनो, अगर मेरे पास एक बॉल है, इसमें कितने सेंटीग्रेड का पानी है, 20 सेंटीग्रेड का, सही है, और यहाँ पे है मेरे पास 27 सेंटीग्रेड का। अगर मैं इन दोनों को बुलाऊंगी, मिला दूंगी, तो इनका टेम्परेचर टोटल कितना हो जाएगा? आज तक कभी ऐसा हुआ है 47 हो जाएगा? कितना चेंज होता है टेम्परेचर की? ऑलवेज एक चीज ध्यान रखो, लो से हाई की तरफ जाता है, मगर तब तक जाता है जब तक वो इक्वल नहीं हो जाता। तो इनका मीन जितना निकाल लोगे उतना हो जाएगा, इसलिए क्या है ये नॉन एडिटिव इन नेचर। अगर ये एडिटिव इन नेचर होता तो क्या हो जाता? एडिटिव इन नेचर हो जाता तो ये 47 हो जाता, पर ये नॉन एडिटिव इन नेचर है, मतलब जुड़ता नहीं है, इसमें सिर्फ चेंजेस आते हैं। 27 कैसे रहेगा, मुझे एक चीज बताओ बेटा। कम होगा, इस वाले का कम होगा और इस वाले का थोड़ा बढ़ेगा, समझ रहे हो? क्योंकि इधर का टेम्परेचर हाई था तो ये थोड़ी सी एनर्जी इसे देगा। ठंडा गर्म पानी कभी मिलाया नहीं है, नहाने के लिए सबने मिलाया, पीने के लिए भी मिला है। ठीक है, तो ठंडा गर्म पानी जब मिलाते हो तो दोनों का टेम्परेचर मिडिएट हो जाता है ना वो उतना ठंडा रहता है ना वो इतना गर्म रहता है। तो इसमें कौन सा गणित लग रहा था तुम्हारा कि शक्लें ऐसे बना के बैठो कि मैं कितनी डिफिकल्ट बात तुम्हें बोल रही हूँ। टेम्परेचर ट्रांसफर कैसे होता है? जिधर कम होता है और जिधर ज्यादा होता है तो ज्यादा से कम की तरफ होगा। लिखो इसमें और एग्जांपल, क्योंकि इसके एग्जांपल्स वैसे करके आते हैं, पूछ लेते हैं ना कि कौन सी एडिटिव है कौन सी नहीं। स्पेसिफिक हीट लिखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में बोल रही हूँ अभी मैं। वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, सरफेस टेंशन, लिख रहे हो? तुम्हारे दिमाग में अभी भी कुछ और ही चल रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम पर मोल सॉरी, या इसे लिखो ब्रैकेट में मोलर वॉल्यूम। बॉइलिंग पॉइंट के बाद मेल्टिंग पॉइंट बोला होगा, मोलर वॉल्यूम बोला होगा, उसके बाद कंसंट्रेशन, कलर, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेसिफिक एनर्जी, ETC, और भी हो सकते हैं। अब चलो एक्सटेंसिव वाली के लिखो एग्जांपल्स, क्योंकि तुम्हें 4-5 प्रॉपर्टीज दे सकता है और तुमसे इन्हीं में से किसी का नाम पूछ लेगा, इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव है कौन सी इंटेंसिव है बता दो। तो इसलिए इसे लिखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के नीचे इंटरनल एनर्जी, टोटल मोल्स,
वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, लेंथ, मास, वर्क डन, फोर्स, ईटीसी। अब देखो, अगर फोर्स है, जैसे मैं फोर्स ले रही हूँ, सही है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर m है, m पे डिपेंड कर गया। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलिकुलर मास, कर गया मास पे डिपेंडेंट। गिव्स फ्री एनर्जी माइनस NFE सेल, n का मतलब मोल आ गया, मोल डिपेंड कर रहा है मास पे, तो गिव्स फ्री एनर्जी डिपेंड कर रही है मास पे। इसलिए ये सब जब इनके फॉर्मूला देखोगे सब में कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी ऑन द मास या मैटर आ जाएगी, तो ये सब हमारी क्या हो जाएंगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आई? अगर अब तुमसे कोई डिफरेंशिएट, हाँ देखो बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो कहीं भी तुम्हारे मास की क्वांटिटी कितनी है इस पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर मेरे पास एक मतलब एक सेलेक्टेड टेम्परेचर का पानी ले रही हूँ, उसमें से जो मैं एक मग्गा पानी लूँ या एक ग्लास पानी लूँ, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। उसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरे पास 1 लीटर पानी है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और 1 मिलीलीटर पानी है उसका टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर वो टेम्परेचर मैंने मेंटेन रखा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी में ले रही हूँ, तो जो छोटी क्वांटिटी में लूँ या ज्यादा क्वांटिटी में लूँ, उसका टेम्परेचर क्या होगा? दोनों जगह सेम होगा। तो इसीलिए टेम्परेचर हमारी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है किससे? मास की वैल्यू से। अगर मैं बात करूं किसकी? मोल्स की बात करूं, अगर मैं 1 ग्राम में मोल निकालूं और 10 ग्राम में मोल निकालूं, किसी भी क्वांटिटी के अलग अलग आएंगे ना, क्योंकि मास अपॉन क्या आएगा? मोलर मास आएगा। तो मास पे डिपेंड कर रहा है वो डायरेक्टली। मास जितना ज्यादा होगा मेरा, उतने ज्यादा मोल्स होंगे। तो मास क्या होगा मेरे? मोल्स क्या होगा मेरे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गए। ऐसे ही जैसे फोर्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो फोर्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? अगर जैसे देखो, अब एडिटिव और नॉन एडिटिव इसमें सीख लो। अगर एक चीज पे इधर से फोर्स लगाया जा रहा है और एक चीज पे इधर से ही फोर्स लगाया जा रहा है, दोनों फोर्स सेम साइड में लग रहे हैं इसी पे, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर बराबर है। मगर अगर मैं एक फोर्स यहाँ से लगा रही हूँ फिर एक फोर्स यहाँ से लगा रही हूँ, तो ये दोनों ऐड भी तो हो रहे हैं ना, तो ये एडिटिव इन नेचर है। बट अगर मैं क्या कर रही हूँ, एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को पिला रही हूँ, तो ये 30 नहीं हो रहा है इनका टेम्परेचर। इनका टेम्परेचर क्या हो रहा है? 10 से ऊपर और 20 से कम। तो एडिटिव इन नेचर नहीं। एडिटिव इन नेचर का मतलब होता है उसका योग आना चाहिए। आया समझ में? तो अब ये दोनों टर्म क्लियर हो गए कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या है। राहुल, हो गई समस्या तुम्हारी सॉल्व या कुछ बची है? आज पहला दिन है तो करा लो, मगर आगे फिर अपने आप ही मुसीबत झेलो। एक बात बहुत सरलता से समझिए, एक्सटेंसिव का मतलब है क्या हो रहा है? मास पे डिपेंड कर रही है। और इंडिपेंडेंस से ले लो इंटेंसिव, ये क्या है? यहाँ से सीख लो, मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र होता है, तो बस उससे ध्यान रखना कि वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो स्वतंत्र। ये जो है जो डिपेंड कर रही है वो क्या करेगी? जब वो डिपेंड नहीं कर रही है तो जोड़ भी लेगी, अगर वो डिपेंड नहीं कर रही है तो जोड़ेगी नहीं। नॉन एडिटिव इन नेचर है। क्वांटिटी चेंज करने पे ये चेंज नहीं होगी। अगर किसी वाटर का टेम्परेचर 100 ml है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 10 ml के लिए भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 1 लीटर के लिए भी उतना ही होगा। ये चेंज हो जाएगा। तो बस यही एक्सटेंसिव और इंटेंसिव है, इसमें और कुछ नया नहीं। बट इसकी जो एग्जांपल्स दी हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पूछा जा सकता है इनमें से एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज निकालनी। सही है? तो उन्हें आप याद कर लेना जितनी भी लिस्ट आपकी दी हुई। अब इसके बाद डालो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स।
थर्मोडायनामिक वेरिएबल। तुम लोग को मेरा राइटिंग समझ में आ जाता है? मैं बहुत जोर जोर से लिखती हूँ, मुझे ऐसा अब लिखो, इसमें डेफिनेशन लिखो। द क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, the quantities like pressure, volume and temperature which help us to study the thermodynamic system are called thermodynamic variables. Are called thermodynamic variables. थर्मोडायनामिक फंक्शंस, थर्मोडायनामिक फंक्शंस। देखो आज हम जो चीजें पढ़ रहे हैं ना वो बेसिक टर्म्स हैं, जिससे कि आगे जब हम पूरी थर्मोडायनामिक्स में रिएक्शंस में कैसे थर्मोडायनामिक्स चल रही है तो हम किसी भी रिएक्शन को पूरी तरीके से क्या कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए। जब तक हमें छोटे छोटे टर्म्स, बेसिक टर्म्स नहीं पता होंगे तब तक हम किसी भी रिएक्शन की पूरी थर्मोडायनामिक्स को क्या नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और थर्मोडायनामिक्स में तुम्हारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं होंगी कि कहीं जब बहुत ज़्यादा एडवांस पूछा जाता है, हमेशा तुम्हारे पेपर में या तो बल्क से क्वेश्चन आ रहा होता है या हीट से लेटेंट हीट वाला क्वेश्चन आ जाता है, स्पेसिफिक हीट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, एंट्रोपी से आ जाता है थोड़ा सा, और एंथैल्पी से आ जाता है, गिब्स एनर्जी से। ये 6 टॉपिक्स ऐसे हैं और इनके सबके सिर्फ एक दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। वर्क के थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम्स के लिए अलग अलग हो जाएंगे, बस तो सिर्फ वर्क के फॉर्मूला है, बाकी सबके एक फॉर्मूला है, वो तुम्हें पढ़ना है। बट उससे पहले तुम्हें बेसिक पता होना जरूरी है, क्योंकि किस प्रॉपर्टी के लिए कौन सा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसी हिसाब से हमारी क्या चेंज होगी, हमारा वर्क चेंज होगा, हमारी एनर्जी चेंज होगी, सिस्टम और सराउंडिंग में क्या रिलेशनशिप आएगी। ये सब चीजें अगर हम तब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक हम बेसिक टर्म्स नहीं पता। तो लिखो थर्मोडायनामिक फंक्शंस। देयर आर 2 टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक फंक्शंस। देयर आर 2 टाइप ऑफ thermodynamic system. Number 1, state function. Thermodynamic function से state function. Number 2,
पाथ फंक्शन। अब तुम्हें दो नए टर्म्स मिले, एक क्या मिला, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट से मतलब क्या होता है कि स्टेट से मतलब होता है कि हम उसकी पोजीशन के बारे में बता रहे हैं, किसी भी चीज की, सिर्फ किसके बारे में, पोजीशन के बारे में। कि मतलब एक चीज थी पहले कितने टेम्परेचर पे थी, 20 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, बाद में यही हो गई 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अभी कैसे हुई ये हमें मतलब नहीं, हमें किस चीज से मतलब है, इनिशियल और फाइनल स्टेज से मतलब है। कि अगर मुझसे पूछा जाएगा इनिशियल स्टेज क्या थी तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड की थी, फाइनल स्टेज क्या थी तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड थी। मुझे नहीं पता ये ठंडी होके हुई, गर्म होके हुई, वॉट एवर इट इज, बट ये चेंज हो। हमने बात करी तो हमने सिर्फ किसकी बात करी, इनिशियल की बात करी और हमने फाइनल की बात करी। जैसे कि तुम्हारे रिजल्ट के आउटकम पे बात करी जाती है, तुमने मेहनत करी नहीं करी, रात दिन पढ़ाई करी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, वॉट एवर इट इज, डजंट मैटर। अगर तुम पास हो गए तो तुम तो बहुत अच्छे बेटा, राजा बेटा, दिन भर पढ़ता था मेरा लड़का। और अगर तुम फेल हो गया तो ये तो कभी पढ़ता ही नहीं था, पास कहाँ से होएगा। तो वो किस पे आ गया, तुम्हारी फाइनल स्टेज पे आंसर है, ठीक है। आजकल बेचारे माँ बाप क्या कहते हैं, तुम बिल्कुल मत पढ़ो, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, मुझे तो बस रिजल्ट देखना है तुम्हारा, और कुछ नहीं होता। तुम दिन रात पढ़ रहे हो, मगर डायलॉग बस यही आना होता है कि भाई बिल्कुल मत पढ़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट ना आए तुम्हारा, 2 मिनट का फोन चलाना सिर्फ पढ़ते हो। और मेरी तो किस्मत ऐसी खराब थी, एक जब मैं रात भर पढ़ रही होती थी कि जब मेरे पिताजी का उठने का टाइम था, मेरे हाथ में फोन उसी टाइम था और मेरा भाई तो था हमेशा हंसता था, मैं और मेरे भाई इकट्ठे पढ़ाई करते थे लॉकडाउन के टाइम पे। तो क्या जैसे ही हमारे पढ़ने का मतलब 12-1 बजे तो हमने चाय वाय का ब्रेक लिया अपना, और हमने उसी टाइम पे फोन उठाया जैसे ही पिताजी ने, बस बेटा तुम्हें कोई काम नहीं है, फोन ही चलाओ, रात को भी फोन चलाओ, दिन में। तो वो किस्मत खराब होना होती है, तो उसमें डिपेंडेंसी नहीं है। भाई मेरा पाथ क्या है, मैं 2 घंटे पहले कितने पढ़ी या 3 घंटे बाद कितना पढ़ी, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनने उस स्टेज को देख लिया, जिस स्टेज पे उनने मेरे हाथ में फोन देख लिया, उसके ताने मुझे अगले 10 दिन भी पढ़ सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये सबके संग होता है, मेरे अकेले का नहीं। तो ये क्या हो गया, हमारे स्टेट फंक्शंस हो गए। अब पाथ फंक्शंस का क्या है, जो अभी मेरा हिसाब किताब चल रहा है कि मेरे रिजल्ट्स आए हैं अच्छे खासे, तो अब मेरे पिताजी को इतना भरोसा हो चुका है, मम्मी को, कि भाई लड़की ना मेरी मेहनत बहुत करी, और वो इसी बात से सेटिस्फाई है कि हमारी लड़की ना मेहनत बहुत करी। तो ये हो जाता है, ये हो जाता है पाथ फंक्शन कि अब वो कंसीडर कर रहे हैं कि हाँ ठीक है रिजल्ट जो भी आ रहे हैं, बट काम क्या हुआ है, हमारा काम तो किया है ना बालक ने। वो इस बात से सेटिस्फाई है कि हाँ मैं 24 घंटे में 22 घंटे पढ़ी हूँ तो सेटिस्फाई। वो क्या हो गया, पाथ फंक्शन हो गया उनके सेटिस्फेक्शन, जिसमें हमारी कोई भी चीज का एवोल्यूशन कैसे करा जाएगा कि हम किस डायरेक्शन से करेंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तुम क्या लोगे बेटा कि यहाँ 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 पूरी डिस्टेंस अगर मैंने गोल गोल यहाँ से यहाँ तक घूमी तो मैं डिस्टेंस तो कवर करी, तो वो डिस्टेंस में आई, बट डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। व्हाट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, जो पाथ पर डिपेंड कर रहा है, जिसमें चेंजेस पाथ के अकॉर्डिंग आएंगे। अगर मैं बिल्कुल सीधा चला हूँ और मैं इसी रास्ते को ऐसे ऐसे करके चलाऊँ, इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, सेम डिस्टेंस, वो हमारे क्या हो जाएंगे, पाथ फंक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि मैं कैसे चला हूँ, किस वे से गया। और जो इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं करे, उन्हें सिर्फ मतलब ये है कि मैं बरेली टू बहेड़ी गई हूँ या बहेड़ी टू पीलीभीत आई हूँ तो मैं कैसे आई, उन्हें मतलब नहीं, बस मैं आ गई, मेरी डेस्टिनेशन उतनी ही रही। तो वो क्या हो गया हमारा, पाथ डिपेंडेंट। लिखो स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन डालो, इधर डालो स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन
independent of the path taken. Independent of the path taken, मतलब जो पाथ लिया गया है या जिस तरीके से हम वहां तक पहुंचे हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरा लिखो, डिपेंड ओनली अपॉन, हाँ नीचे सेकेंड लाइन में लिखो, डिपेंड ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ब्रैकेट में लिख लो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। अब उधर वाले में लिखना शुरू करो, सेम वैल्यू। हाँ आज तुम्हारे बीच में कुछ लोग गायब है, नरेश गायब है और क्या नाम है, हेमंत। आज वैसे भी कम लग रहे हैं। पाथ फंक्शन लिखो बेटा, डिपेंड ऑन द पार्ट टेकन। Taken. Depend upon how the state of system has been achieved. How that state of system is achieved. लिखो, result may different if we use different paths. Result may different for different paths. अब देखो सरलता तुम्हारे लिए क्या है, एग्जाम्पल में सिर्फ इसके एग्जाम्पल दो समझो, हीट और एनर्जी, सॉरी हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क क्या है हमारे वाली, हाँ हीट एंड वर्क हमारे क्या है, सिर्फ और सिर्फ पाथ फंक्शन है, बाकी सब हमारे स्टेट फंक्शन। तो सिर्फ तुम्हें दो चीजें याद करनी है, अगर हीट और क्या है वर्क लिखा हुआ है तो वो पाथ फंक्शन है, बाकी सब क्या होंगे, लिखो वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शंस, लिखिए। और इसके एग्जाम्पल भी लिख लो दो चार, स्टेट फंक्शन
एग्जाम्पल्स है इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इनके अलावा सब कुछ। कंसंट्रेशन तो एक मास पे डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, उसका थर्मोस ऐसा कोई मतलब नहीं है। थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी जितनी भी है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इन सब चीज़ पे हम बात करें, क्योंकि हमने किसकी बात की, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स की बात की, ठीक है। अभी तक क्या क्या पढ़ा और क्या क्या समझ में आया, क्या क्या पढ़ा भाई साहब, लास्ट में क्या क्या पढ़ा हमने, शुरू से बता जल्दी जल्दी, पहले टॉपिक से। सिस्टम क्या था, जिसपे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो क्या था, हमारा सिस्टम था। उसके अलावा का जितना पार्ट था बचा हुआ यूनिवर्स का, वो क्या था, हमारा सराउंडिंग था। अगर तुमसे यूनिवर्स पूछा जाएगा तो यूनिवर्स क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या है, हमारा यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफरेंशिएट कर रही थी वो क्या थी, हमारी बाउंड्री थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस क्या था, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे क्या हो, सेम फेज में। अगर सॉलिड हमारा रिएक्टेंट है तो सॉलिड हो, गैस है तो गैस हो, लिक्विड है तो लिक्विड हो, दोनों से, ठीक है। जो हेटेरोजीनियस क्या था, डिफरेंट फेजेस होंगे, जो एक की या सब की। उसके बाद क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या थी, मास डिपेंडेंट, और इंटेंसिव एक्सटेंसिव वाले के जितने एग्जाम्पल बोले थे तुम बोल दो, खड़े हो लिख दिया तुमने। तुमसे स्पेशली इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मुझे अभी तुम खोए खोए लग रहे हो, और एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगे तुम्हारे ही भलेगा। खड़े होकर पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो जोर से, बस मुझे आवाज आ रही है। क्या अभी तो लिख पाए थे मैम तुम्हें, यार अभी तो लिख पाए यार, ऐसे मत करो। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के तो एग्जांपल अभी लिख पाए हैं। पुराने नोट्स कंप्लीट है, कहाँ है, घर पे क्या कर रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हो तुम? कल चेक करिए, कल लेके आना आप लोग। इनके पास में बैठे तुम बताओ, चारों ने लिखे हैं। अभी आए हो यहाँ से, तुम लोग बताना, तुमने लिखे हैं, बता दो बस, चार बता दो, 4-5 जितने भी लिखे हैं। इंटेंसिव के 4-5 बता दो, बोल दो, मैं तुम्हारे ही भले के लिए याद करवा रही हूँ, तुम नहीं बोलोगे मैं तो
इंटेंसिव क्या बोल रही हूँ, लिख लो आपकी बात। जिस किसी को आवाज ना जाए ना वो चुपचाप अपना मुंह खोल के खुद बोल देना। वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट, सरफेस टेंशन। ये लिख लो। अगर अभी भी मैं अभी कॉपी चेक करूंगा, किसी का भी नहीं लिखा हुआ मिला, अब मैं इस पे लिख रही हूँ, तो सीरियसली कल से मेरी क्लास में बैठना मत। क्योंकि मैं अपने भले के लिए ना तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। उसके बाद तुम लोग कहोगे मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही। केमिस्ट्री तो भगवान समझाएंगे फिर आगे। एक बार जाके ना नीट ही क्वेश्चन उठा के देखना थर्मो के, ठीक है? फिर देखना स्टेट फंक्शन और तुम्हारे इससे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आए हुए हैं या नहीं। सिर्फ एग्जाम्पल से ही है, इसमें और पूछेगा क्या? यही तो पूछेगा। मान लो तुमने 4 लिख दिए, अब उसने पूछ लिया इन 4 में कौन सा ऐसा है जिसमें सबके सब एक्सटेंसिव के एग्जाम्पल है या सबके सब इंटेंसिव के एग्जाम्पल है। तुम लोग भी लिख लेना, देख लेना। अगर पहले ना बोला हो आप लिख लेना अगर इसमें लिखा हुआ। ये सब बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मास डिपेंडेंट नहीं है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, लिखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सारी इंटेंसिव है जितनी अभी लिखी हुई है। देखो एक चीज बताओ ना, डांटना मुझे तुम्हें अच्छा लग रहा है और ना मुझे खुद भी ये सुनना अच्छा लगेगा कि मैं अच्छी नहीं पढ़ा रही या तुम लोगों को कुछ आ नहीं। तुम्हारे रिजल्ट्स में नंबर ऐसे आएंगे कि हर आदमी मुझे से कहेगा कि मैम बच्चों क्या समझ में नहीं आ रहा। बट प्रॉब्लम ये है तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे। नंबर में थोड़ी ना पेपर सॉल्व करके आऊंगा। मैंने तो कल वाले पेपर की भी आंसर की उन्हें 15 मिनट बना के भेजी है। तो मेरे 15 मिनट में पेपर सॉल्व करने से तुमसे नहीं होगा 15 मिनट पेपर।
करेंगे और इसकी भी और इसकी भी। अरे मुझे सीखने में आगे तो धीरे-धीरे ग्रेजुअली का सीखना ना हो कभी आ सकता। अब लिखो ये हो गया क्या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज देखो। एक्सटेंसिव पूरी लिखी हुई है, मैं बोल रही हूँ। इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा है, टोटल मोल्स इंटरनल एनर्जी टोटल मोल्स वॉल्यूम इज आयतन, एंथैल्पी को हिंदी में क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं ना, हाँ पूछ लो। एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, लेंथ लंबाई, मास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वर्क डन, हाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वर्क डन, एरिया एंड फोर्स। क्वेश्चन डालो। देखो व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन की फॉर्म में डालना है। व्हाट इज 4 डेफिनेशन है, उसमें से तुम्हें करेक्ट वाली बतानी है, क्या सही है। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, पहला ऑप्शन देखो, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप between heat and other form of energy, दूसरा लिखो बी में, स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दूसरा है तुम्हारा बेटा स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी to other form of energy, to हाँ इसका वर्ड डालो, वर्ड ऑप्शन है तुम्हारा बेटा, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन mechanical energy and other form of energy।
मैकेनिकल एनर्जी एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। चौथा वाला डालो। स्टडी ऑफ conversion of mechanical energy into chemical energy। बताओ कौन सा सही है? कौन सा सही है? पहला सही है। चलो दूसरा लिखो। एक स्टेटमेंट है हमारे पास। हाँ इन्हें क्या कहते हैं? कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू, ये आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाएगा तुम्हारा। अदर फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक में अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं दिया हुआ है तो तुम अभी नहीं कह सकते इसे क्या बोले, इसीलिए नहीं बताया। बट अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, तो हम वहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। समझ में आया? इसलिए नहीं बताया, इसीलिए आगे बढ़ गए। तो अभी मत देखो क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिफिक कोई भी एनर्जी की बात नहीं करनी कि हम किस एनर्जी को किस एनर्जी में कर रहे हैं, सिर्फ ये लिखा अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब लिखो इसका स्टेटमेंट लिखो पहले। सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। दूसरा स्टेटमेंट है सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सराउंडिंग। सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सराउंडिंग। अब इसका ए ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अरे क्वेश्चन तो लिख ले भाई, तुम लोग भी कभी कभी मुझे 30 से ज्यादा कॉपी करते हो सच में। ओनली वन इज ए इज करेक्ट। See, both A and B are correct. Both A and B are incorrect. A is correct. Is correct. And B is correct explanation. B is correct explanation ऑफ ए। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। क्या बताऊँ इसमें? भाई सिस्टम क्या है जिसपे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? सराउंडिंग क्या है राहुल? सराउंडिंग क्या है? यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम से अलग है। तो सिस्टम सराउंडिंग का पार्ट हो सकता है कहीं से भी? इसमें क्या बताऊं, मुझे बताओ कैसे हो सकता है? अपना लॉजिक दे, फिर तेरा लॉजिक गलत कहाँ है ये मैं बताऊं। तुम एक चीज सोचो, हम यूनिवर्स किसे कह रहे हैं? इधर देखो, सुन बेटा, यूनिवर्स क्या है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग है ना।
अगर सिस्टम सराउंडिंग का ही पार्ट होता तो यूनिवर्स सराउंडिंग नहीं होती। सिस्टम को जोड़ना ही क्यों पड़ रहा होता? सिस्टम अलग है ना, तभी तो सराउंडिंग को जोड़ना पड़ रहा है उसमें। इतने बड़े बड़े पोर्शन ढूंढ के लाते हो ना तुम लोग। लिखो क्वेश्चन। Which of following is not a straight function? ये में लिखो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। बी में लिखो फ्री एनर्जी। सी में लिखो वर्क और डी में लिखो एंथैल्पी। क्या है? सबको पता है ये पूरे क्लास को? लास्ट सीट, लास्ट वाली सीट क्या है आंसर? तुम लास्ट सीट पे बैठो जिसकी सीट बोलो। इनमें से स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है ये बताओ। हाँ, क्योंकि वर्क और हीट कैसे है हमारे? अगर वर्क और हीट हमारे पाथ फंक्शन है तो स्टेट फंक्शन नहीं हो सकते। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो हमारे इनिशियल और फाइनल स्टेट पे सिर्फ डिपेंड करते हैं। पाथ फंक्शन क्या होते हैं कि हम किस तरीके से उस जगह पे पहुंचे उस पर डिपेंड करते हैं। सही है? देखो, which of following statement is false? Which one of the following statement is false? मतलब नीचे दिए हुए कथनों में कौन सा गलत कथन है? बोलो। पहला है टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन। Work is a path function. Work is a path function. Intensive properties. बेटा दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन लिखो। Intensive properties are depend on the mass and matter or none of these. Intensive properties are dependent on mass and matter. और लास्ट वाला है none of these। बताओ इसमें गलत कौन सा है? प्रिया, अभी तक तुम्हें क्या क्या चीजें पता चल गई? अब इतने में से अगर क्वेश्चंस आएंगे, पहली बात तो एक सबसे पहला काम है आज जाके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जितनी भी तुम्हें दी हुई है ये 10 बार कम ना अपने आप लिख लिख के देख लो। ठीक है?
कि इसको क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, कौन सी इंटेंसिव है, कौन सी एक्सटेंसिव है। और सबसे अच्छी चीज़ होती है किताब पढ़ा करो और अपने आप में से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करा करो। जब भी मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा मैं उसमें से 10 से 20 ऐसे क्वेश्चंस बनाऊंगा जो मेरे खुद के बनाए हुए लाइन से क्वेश्चंस निकल रहे हैं। आजकल तुम्हें एनसीईआरटी की पूरी लाइंस लिखी होंगी और उसी में से क्वेश्चंस खुद बना के अंदर से दे रहा है। तो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका ही है, जब पढ़ रहे हो तो खुद से ये कोशिश करो जो भी लाइन आई है उसको मैं कैसे क्वेश्चन में चेंज कर सकता हूँ। अगर तुमने उसको सही से क्वेश्चन में चेंज कर लिया तो शायद आने वाला क्वेश्चन एक तुम्हारे खुद के बनाए क्वेश्चन होंगे। हमने क्या क्या पढ़ लिया? अच्छा एक क्वेश्चन और ले दो। Which one of following set contains only and only extensive properties? देखो which one of following set contain only and only extensive properties? पहला सेट लिखो मोल वॉल्यूम प्रेशर। ए वाले ऑप्शन में लिखो मोल वॉल्यूम प्रेशर। एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी अच्छा एक चीज और सीखो, जहां हमने एंथैल्पी लिखा है वहां एच लिखो क्योंकि एंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी को यू से या ई से करते हैं और मैथ में ई के साथ लेके चलूंगी तो दोनों ही लिखो, यू भी आ सकता है और ई भी आ सकता है। सही है इंटरनल एनर्जी के लिए। और वॉल्यूम के लिए कैपिटल वी आता है। इसके बाद डालो सी, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम। टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम। और डी वाले में डालो डेंसिटी, एंट्रोपी एंड हीट कैपेसिटी। डेंसिटी, एंट्रोपी एंड हीट कैपेसिटी। पहले वाले में सबके सब तुम्हें नहीं लग रहे? मोल वॉल्यूम और प्रेशर। प्रेशर है हीट कैपेसिटी कितनी होता है? हीट कैपेसिटी तो तुम्हारा इसी में है। हाँ मैम तो 41। डेंसिटी किस में आएगा? एक सेकंड, अभी हमने नीचे तुम्हें लिखाई है प्रेशर किस में लिखाया है? प्रेशर तो प्रेशर कहाँ पे करें? आप बात की प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? F upon A करेगा। हाँ वॉल्यूम और मोल तो वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी।
क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से इसमें बी वाला सही लग रहा है। एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम तीनों ही एक्सटेंसिव है, मगर इसमें वॉल्यूम मोल भी है, एक्सटेंसिव है, प्रेशर भी है। प्रेशर क्या है, दो फॉर्मूले हैं। प्रेशर तो नहीं अरे एक मिनट रुक जाओ, कभी कभी ऐसा भी होता है मैम भी फंसी है भैया। हाँ तुम तीसरे को वोट कर रहे हो। एक सेकंड रुक जाओगे प्लीज, थोड़ी देर को रुक जाओगे। प्रेशर इंटेंसिव है, प्रेशर नहीं डिपेंड कर रहा। हाँ प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बताओ? आपने तो भी बताया था, मास तो आ रहा है। मैं कल को तुमको इसका कंपाउंड अगर तुम एक चीज एक चीज सोचो, मैं प्रेशर किसी भी चीज पे डालूंगी बराबर ही आएगा ना, नहीं आएगा? प्रेशर मास पे डिपेंड कर जाएगा ना, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। बट भाई मैं तो यही बोल रहा हूँ, तो अभी इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, मैं कल तुम्हें इधर आइए मैं मास और मतलब ये होता है ना, और इसके अपन में एरिया होता है। तो एक मिनट साइलेंट, ये भी एक्सटेंस और लेंथ भी एक्सटेंस, दोनों करके इंटेंस। समझ में आ रहा है? अभी क्योंकि तुम्हें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में कुछ चीजें पढ़ना अभी भूल गए हो। मैम ये होता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर का आ गया है, अभी मैंने जितना पढ़ाया नहीं है मैम आप पता उससे एक स्टेप आगे आ गया। मैम आप एक्टिव कर सकती हैं। कर दूंगी, अभी टाइम नहीं है, मैं बता रही हूँ ना। हाँ, इसको एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव करते हैं जब ना, तो इंटेंसिव आता है, वो कट जाता है। कॉन्सेप्ट अभी रहेगा ना। सही है, वो कॉन्सेप्ट रहेगा, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है प्रेशर वाला। अगर मेरे मेन को प्रेशर दिया होगा तो वो एक्सप्लेन जाएगा। हाँ इसलिए इसको छोड़ो, भी दूसरा क्वेश्चन लिखो। क्योंकि हम लोग तो अभी पढ़ेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ उतना ही तो पढ़ के छोड़ दिया कि एग्जाम्पल तक हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कि इंटेंसिव जब इनटू करेंगे तो क्या बनेगा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या करेगी। तो इसमें देखो जब एक्सटेंसिव, इसी के आगे लिखो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, यहाँ पे डालो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हमारा भी टाइम तो बचा ही नहीं, चलो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में ये लिख लो, जब एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव आएगा कहीं भी, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी। क्या आएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और सेम ये किसमें हो जाता है, प्रेशर वाले में हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेशर वाला जब तुम फॉर्मूला कट करोगे तो ऊपर भी उसमें एक्सटेंसिव आएगा, नीचे भी एक्सटेंसिव आएगा, जो एक्सटेंसिव कट जाएंगे तो इंटेंसिव में आ जाएगा। सेम किसमें होता है तुम्हारा, डेंसिटी में। डेंसिटी में भी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास भी क्या है हमारा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम भी क्या है हमारा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टोटल डेंसिटी बची, और डेंसिटी क्या है हमारी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और अगर कभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और अपॉन में मास है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, इंटेंसिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव में तो इंटेंसिव में दो टर्म और जोड़ लेना,
प्रेशर और डेंसिटी। इंटेंसिव में दो टर्म और जोड़ लो, प्रेशर और डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी हमारी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और देखो वॉल्यूम क्या है बेटा हमारा, एक्सटेंसिव, ये भी क्या है हमारा एक्सटेंसिव, टोटल हमारी क्या आ जाएगी, इंटेंसिव। समझे? इसीलिए जिनमें अधिकतर में मोलर लगा हुआ होगा वो सब कैसी आ जाएगी, तुम्हें स्पेसिफिक एनर्जी आ जाएगी। स्पेसिफिक एनर्जी भी तुम्हारी कैसी होगी, एंथैल्पी अपॉन मास। एंथैल्पी अपॉन मास, इसे क्या बोलोगे, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एंथैल्पी। लिखो स्पेसिफिक एंथैल्पी। और ये क्या कहलाई हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक एंथैल्पी अगर लिखा होगा तो वो क्या कहलाएगी हमारी इंटेंसिव। क्यों, एक्सटेंसिव है ऊपर और नीचे मास है, दोनों एक्सटेंसिव हो गए एक तरीके से, तो हमारी क्या होगी इंटेंसिव। और यही कॉन्सेप्ट छूट रहा था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा छूट रहा था, यही था ना। तो इसमें प्रेशर हमारा इंटरनल ये हो गया। इसमें बस ऐसा है कि कोई भी हमारा क्या नहीं है, इंटेंसिव नहीं, सब एक्सटेंसिव, बाकी सब में एक एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बेटा ऊपर वाला गलत है क्योंकि उसमें प्रेशर है। प्रेशर में प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। दोनों एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, तो जब दोनों एक्सटेंसिव है तो ये इंटेंसिव है। धन्यवाद। हाँ, क्योंकि नहीं समटाइम पढ़ाते हुए सीरियसली दिमाग में चल ही नहीं रहा होता है, ब्लॉकेज हो जाता है कि क्योंकि मैं उनसे सुनने लगी, उसके बाद मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने ये कॉन्सेप्ट तुम्हें दिया ही नहीं। अब मेरी भी गड़बड़ आज इसी वजह से हुई क्योंकि मैंने नोट्स कंपाइल एक तरीके से नहीं, बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब तुम इतने बेसिक टर्म पढ़ के जाना, कल से हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में, जिसमें कि कौन कौन से प्रोसेस आएंगे हमारे, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोफोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल, इन सब के बारे में हम कब पढ़ेंगे, कल को